मैं केशव नायक, साहित्य संगीत और यूट्यूब के चैनल के लिए आज ये कार्यक्रम कर रहे हैं। और गिरीश वानखेड़े रिव्यू एंड एनालिसिस, जो कि बहुत लोकप्रिय चैनल है, गिरीश जी की समीक्षाएं आप सभी देखते होंगे। आज ये कार्यक्रम शुरू होने के पहले विश्व विख्यात अभिनय सम्राट दिलीप साहब आज हमारे बीच नहीं रहे, तो हम उन्हें दो मिनट की श्रद्धांजलि देंगे। तो मेरा निवेदन है आप सभी 2 मिनट की। आज सुबह से ही देश में, पूरी दुनिया में दिलीप साहब का ये जो समाचार चल रहा है, शोक संदेश में डूबे हुए सारे कलाकार लोग। और कभी ऐसा होता नहीं है कि पाकिस्तान में भी इस तरह का शोक या निराशा रहे। आज सुबह से वहाँ भी निराशा और दुख वाला वातावरण देखने को आ रहा है। भारतीय सिनेमा के अभिनय सम्राट दिलीप साहब व्यवहारी भी बहुत थे। धर्म के बारे में गीता, वेद, कुरान, गुरु ग्रंथ साहिब सभी पढ़े थे और सभी से बहुत मिलनसार रहते थे। इतने लंबे समय में उन्होंने सिर्फ 60 फिल्में की हैं, लेकिन सभी फिल्में यादगार फिल्में हैं। तो वरिष्ठ पत्रकार जो 50 वर्षों से फिल्म इंडस्ट्री में दिलीप साहब के साथ काफी समय रहे हैं, कई प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई इंटरव्यू किए, तो मैं ज्योति वेंकटेश जी आप संक्षिप्त में आज सर दिलीप साहब के बारे में कुछ बताएं। आज दिलीप साहब चले गए सुबह। दुविधा में था मैं कि आज शाम कैसे हम ये कार्यक्रम करेंगे, लेकिन जैसे दिलीप साहब बोलते थे ये शो बिजनेस है एंड शो मस्ट गो ऑन इन शो बिजनेस, इसलिए दिलीप साहब की मौजूदगी नहीं है, फिर भी हम उनके लिए श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। जैसे यूजुअली हम श्रद्धांजलि अर्पित करते ऐसा नहीं, बट उनके बारे में 2-3 किस्से बताते। ही वॉज अ वेरी ह्यूमरस पर्सन। एक बार मुझे याद है साउथ में इज्जतदार फिल्म की शूटिंग के लिए गए थे, तो लंच का टाइम आ गया, तो लकीली उनके बगल में मैं बैठा था, तो पत्ता सब रखा था टेबल में, वहां तो खाना पत्ते में खाते हैं। तो सडनली यूसुफ साहब ने कहा, ज्योति बेटा याद है पहली बार मैं चेन्नई आया था? मुझे याद नहीं, आप चेन्नई कभी गए थे? मैं बताता हूँ हिंदी में, याद है मैं आया था पहली बार। अच्छा, फिर उन्होंने बोला कि ऐसा पत्ता, तब टेबल भी नहीं था, जमीन था, तो एक एक करके बैठ रहे थे, मैं सीधा पत्ते में बैठने वाला था पलंग सोच के। देन नागिरेड्डी आके बोला ये इसमें खाना है। फिर मैं चेंज कर लिया अपना जगह, एक और पत्ता लेके आया, ये था ये निसंकोच बताते थे जो भी हुआ। दूसरी बात था, एक बार उन्होंने कहा, एक बार मैं भाषण दे रहा था, तो मेरी बीवी सैरा बैठी थी मंच ऑडियंस में, जरा ज्यादा टाइम हो गया, एक चिट्ठी भेजी उसने, मैं पढ़ा किस, ये क्या बेवकूफ, सबके सामने किस लिखती है। फिर मैं बस रोमांटिक भी हो गया, जाके बैठ गया बीवी के बगल में, ओके समझा मैं क्या लिखा? क्या? कीप इट शॉर्ट स्टूपिड। वो था किस, इट वाज नॉट रोमांटिक किस। और तीसरा उनके बारे में वो उनका जो इंटेलिजेंस बताता हूँ। हर बार मैं जब मिलता था, शशि कपूर मुझे कहता था, ज्योति वेंकटेश आई एम शशि कपूर। मतलब सर कितने बार आप बताएंगे मैं शशि कपूर? मैं जानता हूँ, नहीं कोई लोग जानता नहीं होगा, भूल गया, इसलिए मैं बोलता हूँ। दिलीप कुमार के पास मैं जाते समय कभी मुझे ज्योति मुझे बुलाते नहीं थे, तो सर आपने मुझे पहचान लिया? मैं पूछता था, बगल में आके गाल पकड़ के भरपूरदार, तब मुझे भरपूरदार का मतलब भी मालूम नहीं था, मुझे लगा कि गाली दे रहे मुझे, भरपूरदार
पिंच कर रहे थे, दुख भी हो रहा है, गुस्सा भी आ रहा था मुझे, लेकिन बाद में बोला कौन नहीं पहचानता है तुझे। तो इस वे ऑफ टेलिंग थी, मैं जानता नहीं हूँ बोलने से बेटर है, ऐसा पकड़ेगा तो आदमी भी एकदम पर्सनल समझेगा। एंड फाइनली एक किस्सा, बिफोर केशव गिव्स मी अ सिग्नल कि बस करो बोलोगे किस, उसके पहले मैं बोलता हूँ कि दिलीप कुमार एक बार मुझे, he was a man without any ego, दिलीप कुमार साहब तब के ज्योति वेंकटेश का, आपके ज्योति वेंकटेश भी उनके सामने कुछ नहीं, एक बार मुझे लैंडलाइन में फोन किया करते, बोले ज्योति मुझे फेवर चाहिए तुमसे। मैं आपको कैसे फेवर, फिल्म का अवार्ड है नेक्स्ट वीक, मुझे 4 भेजे हैं उन लोग, लेकिन मुझे मेरे 2 भाई, उनके भाभी, मेरे भाभी लोग सब आएंगे, तो आई नीड 4 मोर पास। तो सर मैं वहां काम नहीं कर रहा हूँ, मुझे मालूम है तू काम नहीं कर रहा है, मैं फोन करके पूछ सकता हूँ रॉ फेवर से, लेकिन मैं पूछना नहीं चाहता, तू कुछ जुगाड़ करो मुझे पास के लिए। फिर रॉ फेवर को मैंने फोन किया, थोड़ा उनका ईगो भी हट वाले, मुझे क्यों डायरेक्टली यूसुफ साहब ने फोन नहीं किया, ऐसा है आप है तो कीजिए, नहीं तो मैं उनको बोलूंगा नहीं दिया, नहीं ऐसा मत बोल, मैं उनको पहुंचा देता हूँ, ऐसे करके बार बार मिलते थे। लेकिन अफसोस की बात, द लास्ट टाइम आई मेट हिम, उनके यहाँ भोजपुरी फिल्म के लिए पार्टी रखा था, इन्होंने प्रोड्यूस किया था भोजपुरी फिल्म, तो उसके लिए गए थे। उसके बाद उन्होंने कहा कि बीच बीच में मिलते रहो मुझे, लेकिन हमारी जो भागदौड़ की दुनिया में मिलना जुलना नहीं हुआ। उनकी बुक रिलीज के टाइम गया था, लेकिन बहुत ही अफसोस की बात है तब उन्होंने पहचाना ही नहीं, मुझे ही नहीं किसी को नहीं पहचानते थे, ऐसे देखते थे। तो मैं जाके नमस्ते किया, सहरा जी बोले ज्योति जी ये बुक ले लीजिए, उनका ऑटोबायोग्राफी, निकल गया। आज भी वो याद है मुझे। एंड लॉन्ग लिव दिलीप कुमार, एट द एज ऑफ 98 हमने उसे खोया। बहुत सारे लोगों को खोते, 3 साल पहले मैं अपने डैडी को 98 थे उनका एज, उनको खोया। 2 महीने पहले चंद्रशेखर साहब, उनका भी 98 था, उनको खोया। अभी 98 में दिलीप कुमार को खो लिया। मैं लॉर्ड कीप हिज सोल इन पीस। आज का ये कार्यक्रम 2 सत्रों में है। पहला सत्र गिरीश वानखेड़े जी जो समीक्षा, मतलब समीक्षा फिल्मों की जो करते हैं समीक्षा, तो फिल्म स्टार, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर्स भी इतने भयभीत रहते हैं अगर पिक्चर उनकी ऊंची नीची हो जाती है। हिट फिल्म की तो तारीफ सभी होती है, लेकिन जरूरी नहीं है सब फिल्म हिट हो। उस समय ये स्टार्स अपने संबंधों का, प्रोड्यूसर डायरेक्टर अपने पैसों का पूरा पावर यूज करते हैं, रिलेशन यूज करते हैं। तो समीक्षकों को स्टार्स कहते हैं कि संभाल लेना है हमारी फिल्म में। गिरीश जी के भी सारे स्टार्स, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर्स सबसे संबंध है। और कई समीक्षक कहते भी हैं कि भाई आज कभी अच्छे का फोन आता है, कभी इसका आता है कि भाई 0-1 तो मत देना, 2.5 दे देना, 3 दे देना, इतनी इज्जत संभाल लेना। और मेट्रो सिटी में तो ये होता ही है कि लोग समीक्षा पढ़कर, रिव्यू पढ़कर ही फिल्में देखने जाते हैं, ऐसा होता है। आज गिरीश वानखेड़े जी समीक्षा की चुनौतियों के बारे में बताएंगे। नमस्कार, गुड इवनिंग। कैसे हो सर? सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं। ठीक, शुरू से मैं सबसे पहले मैं आप सारे लोगों का धन्यवाद करना चाहूँगा कि आप इस जगह पर आए। आज इस जगह के लिए हमारा इस इवेंट रहा है, इसलिए ये एक पर्सनल प्रॉपर्टी है हमारी, और ऐसे सिचुएशंस में बड़ी दिक्कत होती है बाहर इवेंट्स करने की, लेकिन सारे सोशल डिस्टेंसिंग के सारे नॉर्म्स का पालन करके हमने यहाँ पे की है। और मुझे बड़ी खुशी हुई कि जितने लोगों के बारे में सोचा था उतने लोग यहाँ आए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद आने के लिए। हाँ दिनेश, पहली बार मैं तुम्हें सिनेमैक्स में देखा, PR फॉर दैट सेक्टर। धीरे धीरे सिनेमैक्स का नौकरी में आगे बढ़कर उसके बाद नौकरी छोड़ के अभी फुल टाइम यू आर बिकमिंग क्रिटिक। ये लगाव कैसे टुवर्ड्स फिल्म क्रिटिसिज्म आपको शुरू हुआ? जी, थैंक यू ज्योति। सबसे पहले बता दूं कि आपने तो कई सालों से जो दिख रहा है, सिनेमैक्स में पब्लिक रिलेशन हेड था जब मैंने शुरू किया,
उसके बाद हेड पब्लिक रिलेशंस हुआ, उसके बाद हेड मार्केटिंग हुआ, उसके बाद नेशनल मार्केटिंग हेड हुआ। तो अपने सिनेमैक्स को पीवीआर ने एक्वायर कर लिया, तो फिर पीवीआर नेशनल मार्केटिंग हेड हुआ। उसके बाद पीवीआर का एक डिस्ट्रीब्यूशन आर्म है। पीवीआर में दो भाग है, एक है पीवीआर सिनेमास यानी कि थिएटर्स, पीवीआर पिक्चर्स, पिक्चर्स यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन आर्म, जैसे हॉलीवुड, बॉलीवुड, मराठी में सारी फिल्में वो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो उस आर्म का मैं हेड था। तो उस बहाने मुझे जितनी फिल्में डिस्ट्रीब्यूट हो रही थी उससे पहले मुझे देखने के लिए मिल जाती। उसके अलावा क्या था कि सिनेमा में आपने खुद देखा होगा कि जितने भी इवेंट्स हुए, फिल्म का फर्स्ट लुक लॉन्च हुआ या प्रीमियर हुआ या स्पेशल स्क्रीनिंग हुई या जो भी हुआ, ये सारी की सारी चीजें मैं करता था। तो उसके कारण फिल्में देखने का तो एक प्रकार से रिवाज था। ये रिलीजियस की हम सभी फिल्में तब देख लेते थे जब वो प्रीमियर होती थी, और प्रीमियर में आप भी आते थे, और प्रीमियर में उसके अलावा प्रेस शोज होते थे, वो भी मैं होस्ट करता था, प्रीमियर होस्ट करता था। तो उसके कारण सारी फिल्में पहले देख लेता था। अब उसमें हुआ ये कि जब भी प्रेस वाले सिनेमैक्स आते थे या पीवीआर आते थे, तो उनको अगर ऑडियंस का इंटरेक्शन लेना है या उनसे बात करनी है तो परमिशन मेरी लगती थी। तो मैं परमिशन देता था और वो ऑडियंस से इंटरेक्ट करते थे। उस बहाने मुझे ऑडियंस क्या कह रही है ये भी समझ में आता था, क्योंकि मैं फिल्म देख चुका होता था। तो मुझे मालूम था कि ऑडियंस सबसे ज्यादा ऑनेस्ट होती है, भले वो किसी तरीके से किसी बायस को नहीं मानती। तो उसके बाद धीरे धीरे, और फिल्म लिटरेट था, उसके अलावा फिर आपको मालूम होगा कि मराठी फिल्म फेस्टिवल का 5 साल अध्यक्ष था, मैंने शुरू किया 5 साल। उसके अलावा ऑस्ट्रेलियन फिल्म फेस्टिवल, फ्रेंच फिल्म फेस्टिवल, फ्रांस में जाता था। तो मतलब दुनिया भर की फिल्में देखने के बाद मुझे लग रहा था कि अब मैं फिल्म लिटरेट हो गया। दूसरी बात है कि जो फिल्म क्रिटिसिज्म वो भी हम बचपन से देखते आए थे, क्योंकि जिस गांव में शहर में हम रहते थे उस जमाने में मायापुर, जैसे आज आप डिजिटल स्पेस पे लिखते हो, तो हमारे जमाने में जब हमारे माँ बाप को सलून लेके जाते थे कटिंग करने के लिए, तो सलून में मायापुरी हुआ करते थे। वो एक ही मैगजीन थी जो उस जमाने में होती, तो मायापुरी हम तब तक पढ़ते थे जब तक हमारा नंबर न लगे। तो मायापुरी में हम एक सक्सेना को पढ़ते थे जो उस वक्त करते थे वो सारी रिव्यूज। उसके बाद जब हम कॉलेज में गए, तो मैं इंजीनियरिंग कॉलेज में था, मैं अमरावती में पढ़ता था। तो इंजीनियरिंग के दौरान हमारे यहाँ अखबार आता था एक दिन के बाद, टाइम्स ऑफ इंडिया यहाँ का। अमरावती में हम पढ़ते थे सोमवार, तो सोमवार को उसमें बॉम्बे टॉकीज करके कॉलम पर खाली मोहम्मद साहब लिखते। उस कॉलम के हम बड़े मुरीद थे, बड़े फैन थे। तो बड़ा मजा आता था कि नई फिल्म के बारे में लिखते, और उनकी इंग्लिश लैंग्वेज के भी हम बड़े फैन थे, तो वो पढ़ते थे। उसे कई सालों के बाद जब हम मुंबई में मैं खालिद साहब मिले, तो मैंने उनको कहा कि आपके सारे रिव्यूज पढ़ के मैंने बहुत चीजें सीखी हैं, अभी मैं भी रिव्यूज कर रहा हूँ। तो खैर रिव्यूअर्स का ये हुआ कि जो रिव्यूअर्स है वो जब फिल्म बनाते हैं, जैसे मैंने खुद प्रोडक्शन शुरू किया है, फिल्में शुरू की है, तो उसको बड़ी डिफिकल्टीज आती है। लेकिन मेरा जो ट्रांसफॉर्मेशन था फिल्मों से, फिल्म एग्जीबिटर से, फिर मार्केट से समीक्षक की तरफ जाना या रिव्यूअर की तरफ जाना, वो बड़ा नेचुरल था, क्योंकि मैं फिल्में समझता हूँ और दुनिया भर की फिल्में मैंने देखी। मतलब मैं अगर चाइना, इंडो चाइनीज फिल्म सोसाइटी का मैं प्रेसिडेंट हूँ, तो चाइना में कई सारे फिल्म फेस्टिवल्स में इंडिया को रिप्रेजेंट करता है। मतलब दुनिया के सारे फिल्म फेस्टिवल में जाता था, और जब हांगकांग में जाकर मैं हॉलीवुड की फिल्में देख के उन फिल्मों को सिलेक्ट करके इंडिया में उनको डिस्ट्रीब्यूट करता था, जब पीवीआर हेड था। तो कहने का मतलब दुनिया भर की फिल्मों का एक्सपोजर मुझे मिला है। मराठी फिल्म का अध्यक्ष रहा हूँ, मराठी फिल्मों का एक रुझान था, उसका डर था कि मराठी फिल्म इंडस्ट्री इतना अच्छा कर रही है, उसको प्राइम टाइम में ले जाने का श्रेय हम लोगों को मिलता है, जब हम लोगों ने वो सारी मूवमेंट शुरू की थी। तो मुझे लगता है कि फिल्म को पसंद करना, उसके प्रति एक आदर रखना, एक रिस्पेक्ट रखना, ये धीरे धीरे आ गया मुझे। जब मैं फिल्में देखता है, मुझे लग रहा था कि उस फिल्म के बिजनेस में आर्ट और कॉमर्स का जो कॉम्बिनेशन है, ऐसा कॉम्बिनेशन मुझे किसी भी आर्ट फॉर्म में नजर नहीं आया। उसके बाद 2 साल तक मैं टेलीविजन के शो करता रहा, जहाँ पर मैं एज अ फिल्म ट्रेड एनालिस्ट फ्राइडे को फिल्म में रिलीज होने वाली फिल्मों को वेडनेसडे को प्रेडिक्ट करता था कि उनका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन क्या होगा। ऐसे प्रेडिक्शंस में 2 साल तक करता था। तो ट्रेड एनालिस्ट रहा, रिव्यूअर रहा, और इस पूरी जर्नी में मुझे लगता है कि जो चीज
जरूरी थी वो थी फिल्मों का प्यार। फिल्में मुझे पसंद है, मतलब मैं कल रात को एक मलयालम एंथोलॉजी फिल्म देख रहा था, उसकी पहली रात पर मैं पॉलिश फिल्म देख रहा था, उसकी पहली रात पर मैं कोई पोर्तुगीज फिल्म देख रहा था। तो मैं दुनिया भर की सारी फिल्में देखता हूँ और उन सारों का ही रिव्यू करता हूँ उतनी शिद्दत से। अगर मैं कर्नल का आपने रिव्यू देखा होगा, मैंने कर्नल में टोटल देश की दलित मूवमेंट के साथ साथ यूएस में जो ब्लैक मूवमेंट रही और उस ब्लैक मूवमेंट को रिप्रेजेंट करती हुई सारी फिल्में, उसके बाद इस देश में तमिल में बनी हुई दलित मूवमेंट को रिप्रेजेंट करती हुई फिल्में, उसके अलावा हिंदी में बनी हुई दलित मूवमेंट को रिप्रेजेंट करती हुई फिल्में, और फिर मराठी में दलित करने वाली फिल्में, इन सारों को जोड़कर सारे पहले रेफरेंसेस क्रिएट करने के बाद मैं फिल्म में आता हूँ। और ऐसा मैंने सारी फिल्मों की समीक्षाओं में किया है। तो कहने का मतलब कोई समीक्षा अगर देखें तो ये ना जाने सिर्फ कि उस फिल्म का कलाकार कैसा दिखता था, उसने क्या कपड़े पहने थे, या आर्ट डायरेक्शन कैसा या म्यूजिक कैसा है, वो जरूरी नहीं है, लेकिन उसके साथ साथ जरूरी है कि हम उनके रेफरेंसेस ड्रॉ करें, हम इन्फ्लुएंसेस ड्रॉ करें, हम उसके प्रति जो परसेप्शन बन रहा है उस परसेप्शन के बारे में लोग जाने कि अगर एक कर्नल है तो कर्नल से अलावा जुडास एंड द लास्ट क्रूसेड या उसके अलावा माँ रेनिस ब्लैक बॉटम यूएस में अगर बनती है और यहाँ पे कर्नल बनती है तो दोनों के बीच का जो थ्रेड है वो कॉमन है। तो मेरा ऑडियंस अगर फिल्म का रिव्यू देख रहा है तो उसे माँ रेनिस ब्लैक बॉटम के बारे में मालूम होना चाहिए, उसको कर्नल के बारे में मालूम होना चाहिए जो कि तमिल है, और उसको मराठी सैराट के बारे में मालूम होना चाहिए, उसको मसान के बारे में मालूम होना चाहिए। ये मेरी जिम्मेदारी है, ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं उसे एजुकेट करूं, उसको बताऊं कि रिव्यू ऐसा हो कि सिर्फ फिल्म ना बने। मुझे अच्छे से याद है मैं रिव्यू कर रहा था मीनारी नाम की फिल्म। मीनारी के जो डायरेक्टर है ये ताइवानीज है और उन्होंने हॉलीवुड में फिल्म बनाई है और ये फिल्म ऑस्कर में 4 कैटेगरीज में नॉमिनेटेड थी। तो जब मैं इसका रिव्यू कर रहा था तो सबसे पहले मैंने शुरुआत की कि हॉलीवुड में वो सारे डायरेक्टर्स जो अमेरिकन नहीं हैं और जिन्होंने बेहतरीन काम किया, जैसे कि आंगली जो डायरेक्टर है ये एशियन डायरेक्टर, लेकिन हॉलीवुड में उन्होंने लाइफ ऑफ पाई और ब्रोकबैक माउंटेन के लिए ऑस्कर जीते हैं। तो मैंने उन सारे डायरेक्टर्स के बारे में जानकारी दी जो अमेरिकन है नहीं, लेकिन जिन्होंने या तो ऑस्कर जीते हैं या जो कमर्शियली सक्सेसफुल है। और उसके बाद फिर मैंने इस एशियन की बात की जो ऑस्कर में नॉमिनेटेड थी। तो मुझे लगता है कि जिम्मेदारी समीक्षक की सिर्फ समीक्षा तक ही नहीं है, उससे अलावा भी उसकी जिम्मेदारियां हैं कि दर्शकों को जब वो फिल्म के बारे में कह रहा है या बात करता है तो उसको एक प्रोफाउंड नॉलेज दे, उसको गहराई में उस फिल्म के बारे में सोचे, बताएं और साथ ही साथ उन सारे लोगों के बारे में भी चर्चा करें जो उस फिल्म बनाने के भाग का उस फिल्म बनाने का हिस्सा है। ऐसी मेरी जिम्मेदारी। आपके राय से मैं सहमत हूँ और मुझे ऐसा लग रहा है कि चूंकि आपने एग्जीबिशन में काम शुरू करके धीरे धीरे डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ भी कदम बढ़ाया, उसके बाद फिल्म रिव्यू, तो आपका ग्रोथ ऑर्गेनिक रहा है टुवर्ड्स फिल्म क्रिटिसिज्म। जी तो इन दिस वे मुझे लगता है कि यू आर डिफरेंट फ्रॉम अदर कितने क्रिटिक्स मैं जानता हूँ जो पर्सनल ग्राउस बड़ा निकालते अपने रिव्यू में कि एक क्रिटिक ने लिखा था इतनी बकवास फिल्म बने आइंदा सुभाष भाई डायरेक्ट करना बंद कर दें। तो मैं उनसे कहता हूँ कि तुम्हारा राइट नहीं है, उसको बंद करो बनाना, इस फिल्म अच्छी नहीं है, नेक्स्ट फिल्म अच्छी होगी। तो मैंने कभी आपके रिव्यू में इस किस्म का बायस कभी नहीं पड़ा। हालांकि एक डायरेक्टर के बारे में आपने कभी गाली दिया, गाली यानी विदिन द फ्रेमवर्क, अगली फिल्म उसी डायरेक्टर का आपने तारीफ भी किया, ये आपने कहां से सीखा या इनबिल्ट है? इनबिल्ट है जो तो देखिए सबसे पहले तो इस ट्रेड का एक रिस्पेक्ट है। मुझे लगता है कि जिस व्यवसाय में मैं हूँ, जिस बिजनेस में हूँ, जिस क्षेत्र में हूँ, उससे बढ़कर कुछ है ही नहीं दुनिया में। मुझे लगता है कि देयर इज नो बिजनेस लाइक शो बिजनेस। इस फिल्म इंडस्ट्री से जितनी चीजें मैंने सीखी है, अगर आज मैं इस जगह पर रहता हूँ या मैंने जितनी भी पढ़ाई की है या कमाई की है, जब नाम कमाया है और या अपने परिवार को साथ दिया है, जो कुछ मैंने पाया है वो सारा इस फिल्म इंडस्ट्री की देन है। मैं एक्टर नहीं हूँ, राइटर नहीं हूँ, लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन और एग्जीबिशन का भाग हूँ और उसका मुझे जबरदस्त गर्व है।
इतनी खुशी होती है मुझे हर रोज इस बात को महसूस करते हुए कि मैं इस जबरदस्त फिल्म इंडस्ट्री का भाग हूं। वो एहसास और उसके बाद फिल्में देखने का जुनून, ये दो चीजें ऐसी है जो पहले से लेकर आज तक है। मतलब आज भी मैं सोने से पहले एक या दो फिल्में देखता हूँ, फिल्मों को पसंद करता हूँ। तो ये जो प्यार है पसंद करने का फिल्मों का, वो मुझे लगता है कि मेरी पर्सनल इतनी जाती जिंदगी में इतने अंदर तक जुड़ा है कि ये मुझे व्यवसाय या बिजनेस लगता ही नहीं। ये मुझे मेरी जिंदगी का एक भाग लगता है कि फिल्में देखना, उसको अप्रिशिएट करना, उससे जुड़े हुए लोगों की तारीफें करना और उस फिल्मों के प्यार में सरोवर हो जाना, उनको हो जाना उनके प्यार में, और खुश होना इस बात से कि आप इतने बड़े आर्ट फॉर्म में उस कल्चर का भाग। ये जो कल्चर है, ये जो थैंक यू, तो मुझे ये बड़े गर्व की बात है कि हम फिल्म इंडस्ट्री का भाग है। और उसमें जब हम ऐसे शायरों से, लेखकों से और फिर फिल्म मेकर से मुखातिब होते हैं, उनके बारे में जानते हैं, उनके स्ट्रगल के बारे में जानते हैं। जैसे कि आज दिलीप साहब की देहांत हो गया, जो हमारे सबसे दुख का दिन है, इससे बड़ा दुख कभी नहीं हो सकता है। बहुत बड़ी सदी का अंत हुआ, ऐसे कलाकार कभी नहीं आते, ऐसे कलाकार हो ही नहीं सकते। तो मुझे लगता है कि कला की ऊंचाई पे जिन लोगों को हमने देखा है, और मैं कला की बात कर रहा हूँ, सिर्फ फिल्मों की आर्ट और कॉमर्स की बात नहीं, कला फिल्मों का जो माध्यम है उसमें कला का सारी ही चीज़ों का संगम है। इसमें संगीत है, इसमें लिखान है, इसमें अदाकारी है, ये सारी चीज़ें जब मिलती है तब जाके एक फिल्म होती है। और उस फिल्म को जब हम देखते हैं तो मुझे लगता है कि कई सारे लोगों के कॉम्बिनेशन का वो आर्ट फॉर्म है जो आपके सामने ऑफर होता है, तो उसके जादू से आप नहीं बच सकते। मेरे ख्याल से गिरीश, आप लिंग्विस्ट तो नहीं, ये नहीं बोल सकते कि मैं 10 लैंग्वेज जानता हूँ, लेकिन आप हर लैंग्वेज की फिल्म देखते हैं, खास करके OTT के आगमन की बात है। तो ये लॉकडाउन का देन है कि आप OTT ज्यादा देखने लगे और रिव्यू ज्यादा फिल्मों के करते हैं। जी, ये OTT के देन है, क्योंकि इतना वक्त नहीं था हमारे पास। और मुझे लगता है ना, जो कि भाषा फिल्मों की एक ही है। अगर आप मलयालम फिल्म देख रहे हो तो पहले 5-10 मिनट तक सबटाइटल्स के साथ आप फिल्म देखते, मलयालम का जानते नहीं हो, तो 5 या 10 मिनट तक कि आपको अजीब थोड़ा सा लगेगा कि आप दूसरे भाषा में, इन 5-10 मिनट के बाद ही उस एटमॉस्फेयर में, उस कैरेक्टर के साथ आप गुम होते चले जाते हो। उसके 10 मिनट के बाद ना वो फिल्म आपको अपनी लगती है, आपको लगेगा ही नहीं कि इसकी भाषा निराली है। वो इसलिए क्योंकि वो उस फिल्म का जादू ही वैसा है। आपने जो भी आपको इतने साल से मैं जानता हूँ, आपने फ्रेंच फिल्म देखी है, अमेरिकन फिल्म देखी है, चाइनीज फिल्म देखते हैं, दुनिया भर के फेस्टिवल्स में फिल्म देखते हैं। तो उस सारी फिल्मों में अगर आप देखोगे तो पहले 5 या 10 मिनट थोड़ा सा अभाव लगता है और वो सब टाइटल्स को देखने के लिए थोड़ा सा अजीब सा लगता है, लेकिन जैसे आप एक बार कैरेक्टर के साथ जुड़ गए उसके बाद भाषा रहती ही नहीं उसकी। तो मैं तमिल, तेलुगु, मलयालम सारी, जब मैं अगर मलयालम पिक्चर या मैं पोर्तुगीज फिल्म या टर्किश फिल्म या पॉलिश फिल्म या मैं किसी भी भाषा की फिल्म के बारे में जब मैं बोलता हूँ तो मैं क्या करता हूँ कि उसका सारा स्टडी कर लेता हूँ। अगर मैं अमेरिकन फिल्म का कर रहा हूँ या किसी भी भाषा की बात कर रहा हूँ, जब तमिल फिल्म का कर रहा हूँ तो मैं तमिल सारा, फिर उसके बाद कुछ प्रोनाउंसिएशन ऐसे हैं जो मुझे फिल्म का नाम ही प्रोनाउंस नहीं करना है तो क्या मजा। तो जो तमिल मेरे दोस्तों को मैं, अच्छा बाय द वे गूगल पे वो रियायत है, अगर आप नाम डालते हो और प्रोनाउंसिएशन लिखते हो वो बोल देता है कि कैसा प्रोनाउंस किया जाए। उससे बेहतर है कि मैं किसी तमिल दोस्त को फोन करता हूँ, यार ये फिल्म का नाम है जगह में धन्यराम, ये कैसा बोलूं, जग में धन्यराम बोलूं कि जगह में धन्यराम, ऐसा बोलूं धन्यराम। तो कोई अब वो इंग्लिश में लिखते THANDI, अब वो हिंदी सुन पढ़ोगे, लेकिन उसके लिए बेहतर होता है कि मैं किसी तमिल लोग तो बोलते कि जग, नहीं तो मैं बोलने वाला, हम लोग क्या, मैं मराठी आदमी तो मैं उसको जग में भी बोल सकता, लेकिन जगह में, तो वो बोलने के लिए मैं पहले किसी से पूछ लेता हूँ, फिर मैं उसके बारे में बोलता हूँ, और फिर अगर वो तमिल है तो मैं मालूम करता हूँ कि इतनी बेहुदा फिल्में बनी कैसे। धनुष की फिल्म है, जिन्होंने इससे पहले
कर्णन की, उसके बाद जगन ने धनगीराम की, और जो कि पूरी फिल्म है जो कि टिपिकल मसाला फिल्म है, लेकिन मसाला फिल्मों में भी एक स्टैंडर्ड होता है, उससे बुरी फिल्म भी ये बनाते हैं। तो कई बार मैं कटाक्ष करता हूँ, कई बार पूरी तरीके से उनको कहता हूँ कि भाई फिल्म खराब नहीं है, ये डिपार्टमेंट अच्छा नहीं है, लेकिन हाँ इस प्रोसेस में मुझे लगता है कि फिल्म पसंद करने वाले को भाषा कभी रुकावट बन ही नहीं सकती। अगला सवाल आने के पहले एक सुझाव है, इंफॉर्मेशन है लोगों को, वो है ये जो जगमे तंदिरम वगैरह तमिल में बताया, ये तमिलनाडु गवर्नमेंट की वजह से उन्होंने ऐलान कर दिया जयललिता के टाइम में कि तमिल फिल्मों के टाइटल तमिल में होना चाहिए, अगर आप इंग्लिश में या इंटरनेशनल कोई लैंग्वेज में रैम वगैरह हम सब्सिडी नहीं देंगे और टैक्स भी नहीं देंगे। तो ऐसा नजर जगमे तंदिरम, कर्णन, वरुण बोल्डुम, बोम बोल्डुम, ये जो ऐसे अल्फाज जो किसी के जुबान पे आएंगे नहीं, ऐसा टाइटल रखने लगते हैं। अगला सवाल ये कि क्रिटिसिज्म यानी क्रिटिक का जॉब आसान है या एग्जीबिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन? एग्जीबिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन आसान है, क्रिटिसिज्म इसलिए आसान नहीं है क्योंकि 10 सालों में मेरे ख्याल से आपने तो देखा होगा कि मेरे देश का शायद कोई कलाकार होगा जिसके साथ काम नहीं किया होगा। मतलब हर स्टार के साथ मैंने पूरा देश फिल्म सिटी टूर्स किया हूँ, शाहरुख खान के साथ, हैदराबाद हर स्टार के साथ मेरे ख्याल से पूरा देश हम अलग अलग जगह पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते रहे और सबके साथ बड़े घनिष्ठ संबंध रहे और सब हम बहुत रिस्पेक्ट देते हैं उनको। लेकिन फिर उन्हीं की फिल्म आती है लक्ष्मी। अब अक्षय कुमार के साथ मेरे ख्याल से मैंने कई सारी फिल्में की, उसमें मुझे याद है मैंने खट्टा मीठा की थी, तो मैंने सुबह किया था पुणे प्रेस कॉन्फ्रेंस और चार्टर्ड से नागपुर गया और नागपुर में शाम की प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी, क्योंकि अक्षय कुमार चार्टर्ड में जाते हैं और उसके अलावा एक दिन में 2-2 शहर को करने होते हैं। अब उनके वक्त हमारी घनिष्ठता थी, दोस्ती रही, सारे को साथ रही, क्योंकि सारे एक्टर्स की फिल्म देखने की टिकटें भी मैंने ही रखी है क्योंकि सिनेमा का हेड था और सारे लोगों के साथ सिटी टूर से मैंने किए हैं। और अब जब मैं उनकी फिल्मों की भर्त्सना करता हूँ या क्रिटिसिज्म करता हूँ तो मुझे अच्छे से लगता है कि वो फोन नहीं करें, क्योंकि मुझे मालूम है कि वो लोग भी मुझे रिस्पेक्ट देते हैं इस बात से। और ऐसे सारे प्रोसेस में पिछले 1-1.5 साल में 2 या 3 ही ऐसे मौके आए हैं जब फोन आए कि यार, तो अच्छा फोन आने के बाद उन्होंने डायरेक्ट मुझसे ये नहीं कहा कि गिरीश जी, वो बात ये करते हैं कि गिरीश जी कल आपका रिव्यू देखा, अच्छा कर रहे हो आप रिव्यू। अब मुझे लगता है कि इसके बाद कहीं सेंटेंस होगा कि क्यों ऐसा बोल, लेकिन वो और क्या चल रहा है, इसके अलावा भी कुछ कर रहे हो क्या कर रहे हो, लेकिन वो ये नहीं बोल रहे कि आपने गलत, क्योंकि उनको ना हिम्मत है कहने की, क्योंकि मैं सही हूँ। अगर मैं अच्छा मैंने तो कल कहा है, आपकी फिल्म परसों रिलीज हुई, मैंने कल कहा है, आज पूरी दुनिया कहेगी वो बुरी फिल्म है, मैं अकेला नहीं कहूँगा। अगर फिल्म बुरी होती है तो बुरी ही होती है, बुरी मतलब लोगों को नहीं पसंद है फिल्म, तो वैसे जैसे भी उस प्रोड्यूसर ने बेचारे ने अपने ताकत से बनाई है, लेकिन फिल्म लोगों को नहीं पसंद आती तो नहीं पसंद आती। तो कई बार मुझे फोन आते हैं, लेकिन वो डायरेक्टली मुझे नहीं बोल पाते। अब जैसे कि यहाँ पर इससे पहले मैंने मनोज वाजपेयी के साथ ही इवेंट किया था यहीं पर इसी जगह पे, और उसके दूसरे दिन ही द फैमिली मैन आई, उसके बाद उस पूरी फैमिली मैन सीजन 2 में मैंने कुछ खामियों की बात की और मैंने कहा कि पूरी सीरीज में जो खामियां हैं बहुत सारी, क्योंकि स्क्रीन पे बड़ा लेक्चर है, बहुत सारा इलॉजिकल है स्टफ, और जो मेन विलन है जिसकी बहुत ज्यादा तारीफ हो रही है वो उसकी तो मैंने कहा वो एवरेज है, जैसे बहुत ज्यादा ओवर रेटेड। लेकिन अब रहेगा मनोज ने मैंने कहा कि मनोज ने इस प्रोसेस में मनोज एक है जिसको देखने के लिए लोग 10-8 घंटे का कंटेंट देखते हैं, क्योंकि मनोज को चार्म है, मनोज में वो बात है कि वो 8 घंटे तक लोगों को रिझा सकता है, लोगों को हुक कर सकता है, और ये नए एक्टर का जन्म है। तो मनोज को ये लगा कि भाई उसने पूरी सीरीज को ही बुरा बोला, मैंने पूरी सीरीज को बुरा बोला था, लेकिन मनोज की सिर्फ पर्सनल तारीफ की थी। फिर मनोज ने मुझे टेक्स्ट किया है, वैसे इस तरीके से कुछ लोगों के जो पर्सनल दोस्त है वो कभी टेक्स्ट करके हमें बताते हैं। हमें जैसे एक बड़ी फिल्म आई जिसमें मैंने एक एक्टर को मैंने कहा कि इस फिल्म में इस एक्टर को करने के लिए भी कुछ नहीं था,
और इन्होंने भी कुछ न करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, ऐसा कुछ करके तो उसने मुझे टेक्स्ट किया तो मैंने मुझे कहा कि गॉड ब्लेस यू, ऐसा कुछ तो उनका भी एक कटाक्ष था, तो मैंने कोई जवाब नहीं दिया। अच्छा वो और मैं अच्छे दोस्त है, मेरी दोस्त है, तो होता ये है कि कई बार हमारे दोस्त खफा होते हैं, पर वो भी चाहते हैं कि अगर मैं कह रहा हूँ कि आपकी फिल्म में मजा नहीं आया तो मैं अकेला नहीं हूँ और मुझे कोई दुर्भावना नहीं है या मेरी कोई जाती आपसे कोई दुश्मनी नहीं है कि मैं कह रहा हूँ मुझे नहीं अच्छी लगी और मेरा अपना स्वातंत्र है, लेकिन मैं गरिमा के साथ कह रहा हूँ, मैं आपके पर्सनल व्यक्तिगत चीजों पे नहीं बात कर रहा हूँ। मुझे जैसा लगा वैसे मैं कर रहा हूँ, क्योंकि मेरी समझ है उस हिसाब से मुझे पसंद करने वाले लोग अपनी जगह है और मेरी जो समझ है और मेरी समझ जो है उसके तक ही मैं सीमित, आपसे ज्यादा मैं समझदार नहीं। तो मुझे लगता है कि जितनी भी चीजें मैंने सीखी है और जानी है उससे ये नया वक्त है, नया 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 जमाना है और नए लोग हैं और अब एक्सेप्टेंस आने लगा है। अब लोग क्रिटिक्स को भी सीरियसली लेने लगे हैं, जैसे लोग फिल्मों को सीरियस लेते हैं, फिल्मों को सीरियस लेना चाहिए हमेशा सीरियसली लेना चाहिए। सर एक ही सवाल है सर, अच्छा सवाल जवाब है तो फिर टाइम का देख लो। अब आपका इनका लेने और एक मेरा सवाल, अब आप कीजिए आप। हमारा सवाल ये कि आपको कभी अच्छा रिव्यू लिखने के लिए कोई ऑफर मिला? ऑफर मतलब मुझे ऑफर का मतलब ये है कि कई बार होता ये है कि जो डायरेक्टर है वो मुझे टेक्स्ट कर देते हैं कि 2 वीक के बाद मेरी फिल्म आ रही है यार, दोस्ती कैंपेन में दोस्ती यारी है, जरा संभाल लेना, इस तरीके का। लेकिन पैसे का प्रलोभन वो मुझे दे नहीं सकते क्योंकि उससे परे हूँ मैं, नहीं है। और दूसरी बात कि मैं अच्छा कर रहा हूँ, ईमानदार और उसका मुझे गर्व है अपने मुझे मालूम है कि वो मुझे नहीं कहेंगे ये सारी चीजें और वो भी ये जानते हैं अच्छे तरीके से कि उसको क्या पैसा देगा। मैं जिस मुकाम पे था और रहा हूँ और जिस मुकाम पे रहा हूँ उसमें इतनी फिल्में डिस्ट्रीब्यूट मैंने की है, प्रोड्यूसर डायरेक्टर के जी सारे बड़े फिल्में मैंने, एक फिल्म की बनाने की कॉस्ट होती है 10 करोड़, उसको मार्केटिंग करने की भी कॉस्ट 6 से 8 करोड़ होती है। तो जो 6 से 8 करोड़ है वो जिम्मेदारी मेरी होती थी, तो उस लेवल से मैं रहा हूँ, तो वो मुझे नहीं कह सकते कि भाई आप यार कुछ पैसे रख लो या आप ये कर लो या वैसा नहीं कह सकते। और वो ना भी वो भी उतने छोटे नहीं हैं कि ये कहेंगे, उनको समझता है कि हर आदमी अपने अपने क्षेत्र के माहिर है और अपने काम की गरिमा को महत्व देता है। तो मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छा वक्त है कि सब एक दूसरे को आदर देते हैं, रिस्पेक्ट देते हैं। एक अंतिम सवाल है सर, मेरा सवाल है सर, मुझे पता लगा क्रिटिक्स दूसरों की फिल्मों की तो बहुत एक चीजें निकालता है, एडिटिंग, सिनेमेटोग्राफी, ये लेकिन जब कोई क्रिटिक्स फिल्म बनाता तो वही कमियां उसमें होती है जो उनकी क्रिटिक्स। सबसे बड़ा उदाहरण खालिद मोहम्मद, आप इसके बारे में क्रिटिक्स को ध्यान रखकर अच्छी फिल्म नहीं। देखिए फिल्म देखो, फिल्म ये कोई रेसिपी नहीं है कि यार इसमें ये डालो ऐसे बन जाएगी। हर एक आदमी दुनिया का अच्छी फिल्म बनाना चाहता है, कोई इस इंडस्ट्री में इसलिए नहीं आया कि मैं बुरी फिल्म बना दूं, तो उसको आइडिया नहीं था कि मैं क्रिटिक्स नहीं तो वो क्रिटिक्स भी ध्यान में देखो। खालिद मोहम्मद साहब ने खूब सारी फिल्मों में लोगों की बुराइयां की, जब उन्होंने वो फिल्में बनाई उसमें फिजा थी या 2 रुपये की फिल्म, उसके बाद की सारी फिल्में गिरी होगी, उनकी फिल्मों में सुभाष घई ने भी की फिल्म पर। तो उनको आप क्रिटिक हो इसका मतलब आप सर्वगुण संपन्न हो ऐसे नहीं है। फिल्म का एक जादू है, एक कुछ चीजें कॉमन, एक डायरेक्टर पहला पार्ट बनाता, दूसरे पार्ट में अच्छा गाना था, तीसरा पार्ट और बुरा बनाता है। तो ये कोई रेसिपी नहीं है। तो वो क्रिटिक होने के बावजूद भी, जानकार होने के बावजूद भी, और उससे ज्यादा जानकार लोग पड़े हुए हैं, वो भी फिल्म जब बनाने आते हैं तो गलतियां कर बैठते हैं। तो ये कोई ये नहीं है, इक्वेशन नहीं है कि आप क्रिटिक हो तो आप अच्छी फिल्म बनाओगे। आप देखिए मुंबई फिल्म में क्रिटिक हुआ करता था करण अंशुमन, मिर्जापुर उसने लिखी। तो क्रिटिक टर्न राइटर है, और क्रिटिक टर्न राइटर डायरेक्टर्स कई बार सक्सेसफुल भी है
और कई बार नॉन सक्सेसफुल भी रहे। तो ये कोई जामा नहीं है कि यार आप क्रिटिक हो मतलब फिल्म के पंडित हो, फिल्म का कोई पंडित होता ही नहीं। जो दूसरा शब्द शुरू करना है, 2 मिनट है भैया, एक ही प्रश्न कर लो, बाकी दूसरा शब्द सर आपने बहुत शानदार बातें की और आपने प्रोसेस की बात की कि आप कैसे प्रोसेस से क्रिटिक बने, लेकिन आजकल सोशल मीडिया का दौर चल रहा है, बहुत सारे बिना प्रोसेस की क्रिटिक फैले हैं बाजार में और उनकी फॉलोइंग जो है कई सालों से बड़ी है जी, और वो जो बोल रहे हैं वो कई लोग उन्हें फॉलो भी कर रहे हैं। तो उन तरह के जो क्रिटिक हैं, क्योंकि अभी लॉकडाउन से जस्ट पहले सर ने एक प्रोग्राम भी बहुत अच्छा करा था फिल्म की समीक्षा, तो वहां भी ये सवाल आया था। तो मैं आपका इस पे नजरिया जानना चाह रहा हूँ, ये जो कुत्तों की तरह जो सारे सोशल मीडिया पे फिल्म क्रिटिक खासकर बुक रिव्यू और तो नहीं मिलते पर फिल्म क्रिटिक है, उसमें क्या है कि देखो हर आदमी यहाँ क्रिटिक है। देखिए हमारे घर में ना अगर हम चारों फिल्म देख रहे हैं ना, तो चारों के विचार अलग अलग होंगे उस फिल्म को देख के। हमारी बीवी कुछ और सोचती है, हमारा भाई कुछ और सोचता है, हमारे पिताजी कुछ और सोचते हैं। तो फिल्म देखने के बाद आपका एक परसेप्शन है, तो हर आदमी यहाँ क्रिटिक है। और सोशल मीडिया आने के बाद आपको एक्सप्रेस करने का एक साधन मिल गया है, तो आप एक्सप्रेस करते हो कि देखो भाई मैंने फिल्म देखी, मुझे अच्छी नहीं है। अच्छा आपकी बात कोई सुन रहा है, पहले ये चीजें क्या होती थी, सैटरडे संडे की पार्टी में जो लोग की पार्टियों में मिलते थे तब फिल्म की बड़ी तारीफें करते थे या भर्त्सना करते थे। अब वो नहीं रहा, अब हर आदमी क्रिटिक हो गया और वो लिखता है। उसमें क्या हो गया, कुछ पॉपुलर जैसे पॉपुलिस्ट एलिमेंट्स कुछ ऐसे होते हैं जो इसका जिन्होंने सेंसेशनलाइज कर दिया। जैसे जर्नलिस्ट होता है, एक जर्नलिस्ट होता है जो ईमानदारी से न्यूज देता है, और एक जर्नलिस्ट होता है जो उसको सेंसेशनलाइज करे, जो उसके ऊपर ऐसे उसको एक नया कलर दे दे। तो वैसे कुछ क्रिटिक्स ऐसे हैं जो उसको सेंसेशनलाइज करते हैं, जो उसमें कुछ ऐसी चीजें भर देते हैं जो दर्शकों को बड़ी लुभाती है। एक्सप्रेशंस देंगे या कुछ किसी एक्टर के बारे में कुछ गलत कह देंगे, तो ऐसे लोगों की संख्या बहुत है। लेकिन हर क्षेत्र में अच्छे भी लोग हैं, बुरे भी लोग हैं, उनका अपना अपना व्यवसाय है, अपना अपना काम है। मुझे लगता है कि दर्शक उनके पास खूब सारे ऑप्शंस हैं। जिस तरीके से खूब सारी क्रिएटिविटी है, वो बोलते हैं कि जितने ज्यादा ओटीटीज आ रहे हैं, जितनी ज्यादा फिल्में आ रही है, उतने ज्यादा क्रिटिक्स भी आ रहे हैं। तो लोगों के पास बहुत सारे ऑप्शंस है कि वो किस क्रिटिक की बात सुने। एक या दो बार उस क्रिटिक की बात तो अच्छी लगेगी, लेकिन बाद में उनको लगेगा कि यार ये क्रिटिक नहीं है, ये एंटरटेनर है। ये मुझे एक्चुअली इसने 5 मिनट जो फिल्म के बारे में बोला ना, उसने इसने मुझे मनोरंजन किया। तो मैं एक मनोरंजन फिल्म छोड़कर एक मनोरंजन का क्रिटिसिज्म देखूं कि उससे बेहतर मैं कोई ऐसा क्रिटिसिज्म देखूं जिससे मैं कुछ सीख सकूं। ये उसका अपना चॉइस है। तो मुझे लगता है कि जो लंबे रेस में जो इस तरीके के क्रिटिक्स हैं, जो सेंसेशनलाइज कर रहे हैं या लोगों के पर्सनल प्रहार कर रहे हैं लोगों पे, ये ज्यादा देर तक नहीं चल रहा है। थैंक यू वेरी मच। अब हमारे दूसरे सत्र की शुरुआत करते हैं। तो मैं वरिष्ठ कवि, फिल्म गीतकार और शायर जोंको पांडे की आमंत्रित कर रहा हूँ और सर से सर का सम्मान करेंगे। हाँ सर, हमारा दूसरा सत्र आरंभ होने जा रहा है, जिसके केंद्र में है भाई शहीद जमाली। शहीद जमाली साहब बहुत अच्छे शायर हैं, आप जानते हैं, बहुत अच्छे नाज़िम भी हैं, यानी संचालक भी, और एक बहुत प्यारे इंसान हैं। तो आगे बढ़ने से पहले मैं चाहता हूँ कि आपका जो है उससे स्वागत किया जाए। एक बहुत बड़ी हस्ती हमारी फिल्म उद्योग की दिलीप शुक्ला साहब बैठे हुए हैं, जिन्होंने दामिनी और दबंग जैसी फिल्मों से हमारे सिने उद्योग को समृद्ध किया है, यादगार ऐसी फिल्में लिखी हैं। मैं उनसे गुजारिश कर रहा हूँ कि आप यहाँ पर आ रहे और शायद शहीद जमाली साहब का हम अभिनंदन करेंगे। इसके लिए ग्रुप फोटो हो जाएगा।
एक मिनट। सर का सम्मान करो। हाँ प्रशांत जी बताना, एक ग्रुप फोटो हम कार्यक्रम के बाद में कर देंगे। और